नमस्कार। आज दुवासू प्रांगण में राष्ट्रीय संगोष्ठी एवं सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है, जिसका उद्घाटन सत्र माननीय कुलाधिपति महोदय द्वारा किया गया था। देश के विभिन्न राज्यों से साइंटिस्ट, वैज्ञानिक, एकेडमिशियंस भाग ले रहे हैं एवं अलग अलग विषय पर चर्चा कर अंडे, मुर्गी उत्पादन इत्यादि पे अपना निर्णय देंगे कि ये प्रोटीन युक्त अंडा हमें कुपोषण से किस तरह बचा सकता है। दिनांक 4 नवंबर से 6 नवंबर 2022 तक पंडित दीनदयाल उपाध्याय उत्तर प्रदेश पशु चिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय एवं गौ अनुसंधान संस्थान मथुरा में 37वीं भारतीय पोल्ट्री विज्ञान कॉन्फ्रेंस एवं राष्ट्रीय गोष्ठी का आयोजन किया जा रहा है, जिसका उद्घाटन सत्र 4 नवंबर 2022 को माननीय राज्यपाल उत्तर प्रदेश श्रीमती आनंदीबेन पटेल की अध्यक्षता में संपन्न हुआ। इस 3 दिवसीय सेमिनार एवं गोष्ठी में पोल्ट्री विज्ञान के वैज्ञानिकों, शोधार्थियों तथा उद्योग संगठन ने भाग लिया। इस विश्वविद्यालय में मथुरा वेटनरी यूनिवर्सिटी में 3 दिन का हम लोगों ने नेशनल पोल्ट्री साइंस कांग्रेस शुरू किया है। उसका मेन उद्देश्य यही है कि पोल्ट्री साइंस में जितनी भी अभी तक नई रिसर्च हुई है, जितने भी विकास हुए हैं, उसको हम लोग एक प्लेटफार्म पर ले आकर के डिस्कस करें। हम जैसे जानते हैं कि इस समय हमारे देश में 851 मिलियन पोल्ट्री हैं। टोटल नंबर ऑफ पोल्ट्री 851 मिलियन है और हम 121 बिलियन अंडा पैदा कर रहे हैं, जो कि पूरे वर्ल्ड में तीसरे नंबर पर है। तीसरे नंबर पर अंडा पैदा कर रहे हैं, फिर भी प्रति व्यक्ति जो अंडे की उपलब्धता है वो बहुत कम है। वो 90 से 91 अंडा प्रति व्यक्ति प्रति साल है। उत्तर प्रदेश में तो और बहुत कम है, ये खाली 15 अंडा प्रति व्यक्ति प्रति साल है। तो हम लोग ये देखना चाहेंगे कि किस तरीके से हम किसानों को मोटिवेट करें ताकि वो पशुपालन के साथ साथ मुर्गी पालन के तरफ भी जाएं और इस प्रदेश में, इस देश में अंडे की उपलब्धता बढ़े। आप सब लोग जानते हैं कि 1970 का दशक था जब हमारे देश में अंडे का उत्पादन काफ़ी बढ़ा। 1980 के दशक में जो प्राइवेट सेक्टर है वो पोल्ट्री में आया और इस समय लगभग 70% हिस्सा पोल्ट्री सेक्टर का वो प्राइवेट के हाथों में है और 30% पोल्ट्री सेक्टर का हिस्सा पब्लिक सेक्टर में है। ये अच्छी बात है। प्राइवेट सेक्टर और पब्लिक सेक्टर जब एक साथ आएंगे, हैंड होल्डिंग करेंगे, तभी हमारा विकास अच्छा होगा। लेकिन जो चैलेंजेस हैं जो हमारे आगे, वो हमको देखना है। सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि अगर हम पोल्ट्री की बात करते हैं तो उसमें 96% जो अंडा आता है पोल्ट्री में वो चिकन से आता है। 3% अंडा जो है वो डक से आता है और खाली 3% अंडा में ये ईमू है, ऑस्ट्रिच है, टर्की है, ये सब चीज़ें हैं। तो हमको ये देखना है कि इनके पोटेंशियल को भी पूरा एक्सप्लोर करना है। 96% खाली चिकन से आता है। तो जो चैलेंजेस हमारे पास पोल्ट्री सेक्टर में है कि पोल्ट्री फीड की हमेशा दाम बढ़ोतरी, ये सबसे बड़ा चैलेंज है। दूसरा, पोल्ट्री सेक्टर हमेशा सोया पे, मेज पे डिपेंडेंट रहता है। हमेशा मस्टर्ड केक पे, मस्टर्ड ऑयल पे, मस्टर्ड सीड पे या ग्राउंड नट सीड पे, इस पे डिपेंडेंट रहता है। कोई अल्टरनेट वे भी हमें देखना पड़ेगा। एक मिथ्स और फैक्ट्स ऑफ पोल्ट्री फूड की हम जब बात करते हैं तो लोगों के अंदर बहुत मिथ्स है कि जब कोई बीमारी आ गई, जैसे कोविड-19 आया, सबसे बड़ा झटका पोल्ट्री सेक्टर को ही लगा। जब एवियन इन्फ्लुएंजा आया, बहुत बड़ा झटका पोल्ट्री सेक्टर को लगा। तो हमें लोगों के पास जा कर के ये जितने भी मिथ्स हैं, जितने भी
कुप्रचार हैं उसको ठीक करना पड़ेगा कि अंडा या मीट बॉयल करके खाएं, ठीक से पका करके खाएं, किसी चीज़ का उसमें रिस्क नहीं है। अंत में मैं आपके माध्यम से एक मैसेज जो अपनी सोसाइटी को देना चाहूँगा कि शुरू के 1000 दिन का जो पोषण है वो किसी बच्चे या बच्ची के लिए पूरे जीवन का पोषण बनता है, और वो 1000 दिन में 9 महीना माता के गर्भ में है और 2 साल पैदा होने के बाद है। अगर जिस बच्चे को शुरू के 1000 दिन में अच्छा पोषण नहीं दिया गया, वो बच्चा आगे चलकर चाहे कुछ भी खा ले उसको 3 बीमारियां होंगी: डायबिटीज़, कोलेस्ट्रॉल का बढ़ना और ब्लड प्रेशर का बढ़ना। यही कारण है कि आज हमारे देश में ये तीनों बीमारियां बहुत ज़्यादा है। और अब साइंस ने एक्नॉलेज कर दिया है कि इन पैदा होने के 2 सालों में दूध की तो महत्वता हम जानते ही जानते हैं। अब साइंस ने एक्नॉलेज किया कि 1 साल के बाद अंडा भी बच्चे को खिलाया जा सकता है। उसकी प्रोटीन जो है 100% उसके शरीर में चली जाती है। तो हम ये चाहेंगे कि हम सब लोग, जो हमारी पढ़ी लिखी माताएं नहीं हैं, गांव में हैं, अनपढ़ हैं, वो नहीं जानती हैं इतना, उनको जा कर के हम ये बात बताएं कि शुरू के 1000 दिन का न्यूट्रिशन बहुत इम्पॉर्टेंट है। पूरा हमें उम्मीद है कि ये 3 दिन की जो कॉन्फ्रेंस हम लोग ऑर्गेनाइज़ किए हैं उनमें ये सब बातें ज़रूर डिस्कस होंगी और हमारे सोसाइटी को इसका फ़ायदा होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। संगोष्ठी की शुरुआत के अवसर पर सरस्वती वंदना, जल संरक्षण के प्रतीक स्वरूप जल कलश में जल संग्रह तथा विश्वविद्यालय गीत से हुई। देश भर से आए वैज्ञानिकों, प्रतिभागियों का स्वागत किया गया। आज के परिप्रेक्ष्य में इस सम्मेलन का आयोजन और ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि हमारे देश में कुपोषण ने अपनी जड़ों को बहुत ज़्यादा तरीके से जमा रखा है। प्रतिवर्ष लगभग 2.5 करोड़ बच्चे कुपोषण का शिकार होते हैं और हमारी माननीय कुलाधिपति जी ने हमेशा अपने इस विश्वविद्यालय में प्रवास के दौरान बच्चियों के कुपोषण पे और उनके पालन पोषण पे ज़्यादा ध्यान देने के लिए हम लोगों को हमेशा ही प्रेरित किया है। महोदया, इस कुक्कुट एवं कुक्कुट उत्पाद से हम बहुत कुछ हद तक इन समस्याओं से निजात पा सकते हैं। आज जब हम अंडा उत्पादन की दृष्टि से विश्व में तीसरे स्थान पर हैं, हमारी आगे आने वाली समस्याओं से निपटने के लिए हमें लगातार इन चीज़ों पर वैज्ञानिक तरीकों से कार्य करने के लिए विचार विमर्श एवं मंथन करना होगा। और इन्हीं मंथनों के लिए, इन्हीं उद्देश्यों के लिए ऐसे सम्मेलनों का आयोजन किया जाता है। आपको यह जानकर प्रसन्नता होगी कि अभी पशुपालन क्षेत्र में सबसे ज़्यादा विकास की दर मुर्गी पालन या कुक्कुट पालन की ही है। आने वाले समय में यह वृद्धि दर और बढ़ने का अनुमान है और हमारी बढ़ती हुई जनसंख्या को देखते हुए इसको पूरा करना हम सभी वैज्ञानिकगणों एवं शिक्षाविदों का दायित्व होगा। कम कीमत में अच्छे पोषण की उपलब्धता हमारे नागरिकों के लिए हो, ये हमारा उद्देश्य होना चाहिए। खासकर जहां हमारे देश में यह कुक्कुट या मुर्गी पालन का व्यवसाय
दो घटकों में बटा हुआ है, एक वो जो ऑर्गेनाइज सेक्टर है और एक दूसरा जो रूरल बैकयार्ड पोल्ट्री सिस्टम है। यह रूरल बैकयार्ड पोल्ट्री सिस्टम हमारे ग्रामीण अंचलों में, खासकर जहां पर खाद्य पदार्थों की अनुपलब्धता होती है, जहां पर जो हमारे किसान भाई हैं गरीबी रेखा से नीचे जीवन व्यतीत करते हैं, उनके लिए एक वरदान सिद्ध हुआ है। उनके लिए ना केवल बिना किसी कीमत के पिछवाड़े पे मुर्गी रखने से फ्री ऑफ कॉस्ट अंडों की प्राप्ति होती है, बल्कि जब भी उन्हें धन की आवश्यकता होती है तो अधिकांश समय पे महिलाओं द्वारा इस व्यवसाय से मुर्गी को बेचकर आवश्यकता अनुसार धन भी प्राप्त किया जा सकता है। इस बार इस सम्मेलन का हम लोगों ने मुख्य रूप से जिस बिंदु पे ध्यान केंद्रित किया है वो है सस्टेनेबल प्रोडक्शन और इंक्रीज प्रोडक्टिविटी। इन सभी चीज़ों को लेकर के आगामी 3 दिवसों में हम सभी के बीच में विचार विमर्श होगा, विचार मंथन होगा और जो भी निष्कर्ष निकलेगा उसे पॉलिसी मेकर्स तक सुव्यवस्थित रूप से पहुंचाने का दायित्व हमारे पास होगा। सेमिनार में 3 दिनों तक विभिन्न मुद्दों पर गंभीर चर्चा हेतु सत्रों का आयोजन किया जा रहा है। इंडियन पोल्ट्री विज्ञान एसोसिएशन के अध्यक्ष डॉक्टर A.S. रानाडे ने इस अवसर पर जानकारी देते हुए बताया, ये इंडियन पोल्ट्री साइंस एसोसिएशन जो है वो 1965 से कार्यरत है और 1965 से कार्यरत होने के कारण ये इस क्षेत्र के काफ़ी पुरानी एसोसिएशन है, ऐसा कहा जा सकता है। और हर साल किसी जगह पर हम कॉन्फ्रेंस करते हैं और कॉन्फ्रेंस करने का उद्देश्य यही है कि जो भी साइंटिस्ट है, जो भी वैज्ञानिक इस क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं, उनकी एक दूसरे से जो है वो एक दूसरे के साथ मुलाकात होती है, चर्चा होती है, विमर्श होता है। और भारत में जो भी पोल्ट्री फार्मिंग करने वाले, कुक्कुट पालन करने वाले जो किसान है या पोल्ट्री फार्मिंग करने वाली जो इंडस्ट्री है, उनकी जो समस्याएं है वो समस्या ये जो शास्त्रज्ञ लोग हैं, जो साइंटिस्ट है, वो समझ सके और उसके लिए जो समाधान है वो समाधान निकालने का काम ये साइंटिस्ट करते हैं। अब आज के तारीख में 2000 से ऊपर मेंबर इस एसोसिएशन के हैं जो पूरे भारत में फैले हुए हैं और पूरे भारत देश में जो भी मुर्गी पालन व्यवसाय का जो विकास हुआ है वो बहुत अच्छी तरह से हुआ है, बहुत बड़े पैमाने पे हुआ है। और ये होना ज़रूरी भी है क्योंकि इसके वजह से जो अंडा और मीट मिलता है, मांस मिलता है, वो आदमियों को, ह्यूमन बीइंग्स को प्रोटीन देने के लिए बहुत ज़रूरी है। हम भारत देश के बारे में अगर सोचें तो पूरे विश्व में अंडे उत्पादन में 3 नंबर और पक्षियों से जो मांस तैयार होता है उसमें हम 4 नंबर पर है। लेकिन जो हमारे देश की आबादी है वो ज़्यादा होने से कारण जो हर आदमी को जितना अंडा और जितना प्रोटीन हर दिन और हर साल खाना चाहिए उतना हम नहीं खा रहे हैं, इसलिए उसको बढ़ाना ज़रूरी है। और उसके लिए इस पोल्ट्री व्यवसाय की, इन फार्मरों की जो समस्या है वो सुलझाने की और उस पोल्ट्री के बारे में जो भी है वो रिसर्च, एजुकेशन और विस्तार, एक्सटेंशन करने की बहुत ज़रूरत है और वो हम सब लोग यहाँ पे करते हैं। किसानों की आमदनी दुगनी करने के लिए पशुपालन, फिशरीज और पोल्ट्री की प्रमुख भूमिका है। आज वेटनरी विश्वविद्यालय मथुरा में जो राष्ट्रीय सेमिनार हो रही है, इसमें पोल्ट्री के क्षेत्र में जितने भी अनुसंधान कार्य किसानों की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण होने चाहिए, इस पर विचार विमर्श के लिए देश भर से डेलीगेट्स आए हुए हैं और सबके अपने अपने क्षेत्र में विशेषज्ञता है। आप हमारे साथ में पॉलिसी मेकर रहे हैं, सचिव रहे हैं भारत सरकार में और आज इस संगोष्ठी में हमारे साथ में विचार विमर्श के लिए उपलब्ध हैं। तो सर, सबसे पहले हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि जो पोल्ट्री के क्षेत्र में किसानों की जो कुछ बेसिक ऐसी कमी है जिसकी वजह से हम उस स्तर पर नहीं आ पा रहे, तो संस्था और संस्थान, अनुसंधान और किसान, इन सब के रूप में जो आपने बतौर एक पॉलिसी मेकर सोचा होगा और कुछ चीज़ें कार्यान्वित की होंगी, किन चीज़ों पर आजकल थ्रस्ट एरिया हैं जिन पर ध्यान देने की ज़रूरत है? देखिए, मैं आपके प्रश्न का सीधा उत्तर देने से पहले एक थोड़ा संदर्भ स्थापित कर दूँ। जी। पशुपालन क्षेत्र, पोल्ट्री जिसका एक अभिन्न अंग है, जी।
ये पहले एक हमारा जो पूरा कृषि क्षेत्र है उसी का एक अंग और हिस्सा माना जाता था। तो हमारा स्तर बहुत अच्छा है पोल्ट्री में। हम जहाँ तक तो हमारे पोल्ट्री उत्पादों का प्रश्न है, चाहे हमारे अंडे का प्रश्न हो, चाहे हमारे मुर्गी के मीट का प्रश्न हो, हम विश्व के सर्वोच्च स्तर जो है उसके बराबर ही हैं। तो हमारा स्तर बहुत अच्छा है। इसी तरह मीट उत्पादन है। विश्व में जहाँ तक अंडा और मीट और पोल्ट्री के विकास दर का प्रश्न है, संभवतः हम नंबर 1 पर हैं। जितनी तेज़ी से हमारा विकास हो रहा है और किसी अन्य देश का नहीं हो रहा। जहाँ स्तर में हमारी कमी आती है कि उत्पादन तो हमारा बहुत बढ़ रहा है पर उत्पादकता अभी कम है। मान लीजिए आप अगर अमेरिका ले लीजिए, यदि अमेरिका में एक मुर्गी साल में 300 अंडे दे रही है तो वहीं हमारे एक मुर्गी साल में 140 या 150 अंडे दे रही है। जो अच्छी नस्ल वाली है वो 200 से अधिक अंडे दे रही है। तो यदि हम अपनी उत्पादकता जो है इसको में आंशिक वृद्धि भी करते हैं तो हमारे उत्पादन में बहुत वृद्धि हो सकती है। एक अन्य मसला जो है जहां हम कह सकते हैं कि हमें अपना स्तर सुधारने की बहुत आवश्यकता है कि जो पोल्ट्री उत्पादों का जो निर्यात है उसमें हम नगण्य हैं। पोल्ट्री उत्पादन में यदि हम विश्व में नंबर 3 पर हैं तो जहां निर्यात का प्रश्न है शायद हम 25वें या 26वें नंबर पर हैं। अब सभी जानते हैं कि जब उत्पादन का किसी भी उत्पाद का निर्यात होगा तो आपको दाम ज़्यादा मिलेंगे, उसका मूल्य ज़्यादा मिलेगा। तो पोल्ट्री उत्पादक के हमें निर्यात की ओर भी ध्यान देना होगा। एक अन्य चीज़ जिसमें हमें विशेष तौर पे पोल्ट्री क्षेत्र में बहुत ध्यान देना पड़ेगा वो ये है कि हमारी 75% से 80% पोल्ट्री जो है वो दक्षिण के 3-4 राज्यों में केंद्रित है। तेलंगाना, आंध्रा, तमिलनाडु। बस 70 से 80% पोल्ट्री उत्पाद जो है ये 3 राज्यों जो है यहाँ से आते हैं। बाकी फिर उसके बाद उत्तर प्रदेश, हरियाणा और कुछ राज्यों को आता है। तो इसका व्यापक प्रचार और प्रसार बाकी राज्यों में भी करने की आवश्यकता है। तो ये इस किस्म की गोष्ठी इसमें लाभदायक सिद्ध हो सकती है बशर्ते कि इस गोष्ठी में जो विचार विमर्श हो रहा है, जो मुद्दों पे बहस हो रही है, उनको जनमानस तक पहुंचाया जाए, आम किसान तक पहुंचाया जाए। एक और मेरा प्रश्न आपसे है इसके बारे में, जैसे अमूल है तो हज़ारों लाखों महिलाओं को रोज़गार दे रहा है और उसका एक मॉडल है और आप कह रहे हैं संगठित क्षेत्र में सबसे ज़्यादा है। तो युवाओं की जब रोज़गार की समस्या का इशू आ रहा है तो ये पोल्ट्री उनके लिए एक माध्यम जो है ना मैस स्केल पे। पोल्ट्री बहुत ही अच्छा माध्यम हो सकता है। जैसे मैंने कहा कि जो पशुपालन क्षेत्र है उसमें भी पोल्ट्री बहुत तेज़ी से ग्रो कर रही है और अभी एक तकनीकी सेशन होगा उसमें मैंने अभी पेपर पढ़ना है। मेरा उसमें थीम यही है कि पोल्ट्री एक चीज़ है जिसमें कि आप किसी के साथ भी शर्त लगा सकते हैं, गारंटी दे सकते हैं कि ये विकास दर इसकी बढ़ेगी बढ़ेगी। अगर पोल्ट्री को कभी कोई कहते हैं धक्का लगा भी, कुछ क्राइसिस आया जैसे कोविड के दौरान आया, एवियन आया, पोल्ट्री में एक क्षमता है कि वो तुरंत वापस आ जाती है। क्यों? क्योंकि इसकी प्रोडक्शन साइकिल बड़ी थोड़ी है। मुर्गी रोज़ एक अंडा दे रही है, हर दूसरे तीसरे दिन अंडा दे रही है। तो अगर आज मुर्गी कुछ हुआ तो कल अंडा आ जाएगा। एक मुर्गे का जो है उसको वो 20-25 दिन में ब्रॉयलर बन के तैयार हो जाता है। नहीं तो आज एक बछड़ा लेंगे उसको गाय तक बनते थे, दूध देने में समय लगेगा बिकॉज ऑफ द कहते हैं ना शॉर्टर प्रोडक्शन साइकिल। तो अगर कहीं क्राइसिस भी होगा पोल्ट्री कैन कम बैक वेरी फास्ट, जैसे कोरोना के समय देखा गया, बर्ड फ्लू हुआ तब देखा गया। तो इसलिए युवाओं के लिए और उद्यमों के लिए पोल्ट्री जो है ये एक बहुत ही सार्थक जो है आर्थिक गतिविधि हो सकती है। एक और चीज़ है कि क्योंकि पोल्ट्री 80% संगठित है तो इंटीग्रेटेड है। आप अगर पोल्ट्री का फार्म कर रहे हैं, आप अंडा बना रहे हैं, मीट बना रहे हैं, आपको मार्केट की चिंता नहीं है क्योंकि सारी संगठित है। तो मार्केट के साथ आप संगठित जुड़े हुए हैं, तो सारी की सारी सप्लाई चेन और प्रोडक्शन के साथ आप जुड़ सकते हैं। तो ये किसान को लाभ हो सकता है। यदि किसानों की आय दुगनी करने का ध्येय हमें पूरा करना है तो हमें सबसे पहले ये मानना पड़ेगा कि इसका जो हल है, इसका जो उत्तर है, ये पशुपालन, पोल्ट्री, मत्स्य पालन, डेयरी इसी में है। विश्व खाद्य संगठन का एक अध्ययन है कि इस क्षेत्र का भारतवर्ष में इतनी ज़्यादा संभावना है कि अगर 1 रुपया इसमें इन्वेस्ट किया जाएगा उससे 4 रुपये आप कमा सकते हैं। मतलब 4 गुना कमाई हो सकती है। कोई भी दुनिया में व्यापार या व्यवसाय ऐसा नहीं है कि आप 1 पैसा लगाओ और 4 पैसे आप उसका रिटर्न लो। तो ये बात हमें समझनी होगी। दूसरी चीज़, ये बात समझने के लिए हमें इस व्यवसाय को आकर्षक बनाना पड़ेगा। एक जो आज युवा है, पढ़ा लिखा युवा है, मध्य वर्गीय परिवार का है, शहरी युवा है, उसके मन में ये पैदा करना होगा कि बड़ा होकर मैं क्या बनूंगा, IAS, डॉक्टर, इंजीनियर केवल नहीं, मैं बड़ा होकर पशुपालक बनूंगा, किसान बनूंगा। वी हैव टू मेक दिस
very attractive for the coming generation. क्या थ्रस्ट एरिया हैं, क्या मुख्य बिंदु हैं, इनके बारे में श्रीधर साहब से हमने जाना। बहुत बहुत धन्यवाद। गोष्ठी के उद्घाटन अवसर पर देश के ख्याति प्राप्त वैज्ञानिकों को सम्मानित किया गया। साथ ही इस अवसर पर प्रकाशित की गई विभिन्न पुस्तकों का विमोचन भी हुआ। राष्ट्रीय महत्व के इस कार्यक्रम में माननीय राज्यपाल उत्तर प्रदेश श्रीमती आनंदीबेन पटेल ने वर्चुअल रूप से अध्यक्षता की तथा गोष्ठी को संबोधित भी किया। यूनिवर्सिटी सिर्फ प्रशिक्षण देना और सम्मेलन करना, 3 दिवसीय सम्मेलन करना, वो तो करना ही चाहिए, लेकिन हर घर तक हम कैसे पहुंचे, हमारा संशोधन कैसे पहुंचे, जागरूकता वहां तक पहुंचे और बच्चों को, सगर्भा महिलाओं को कुपोषण में से कैसे हम बाहर निकालें। ये जो हमारे प्रधानमंत्री बोलते रहते हैं, ये जो किसान समृद्धि केंद्र शुरू किया, उसका पूरा भाषण मैंने सुना था। हमें भी यदि नहीं सुना है तो हम लोगों को भी सुनना चाहिए और क्या विचार रखे हैं इसमें, ये वहां तक पहुंचे और पहुंचाना चाहिए, हमारा दायित्व बनता है। प्रधानमंत्री तो सभी स्थान पर नहीं जा पाएंगे, लेकिन हम हर एक डिस्ट्रिक्ट में बैठे थे, हमारे वैज्ञानिक हर एक डिस्ट्रिक्ट में बैठे, हमारे छात्र छात्राएं सभी गांव में बैठे हैं, तो उसके माध्यम से हम घर तक पहुंच पाते हैं। वो सोच लेकर हम काम करेंगे तो अच्छा रहेगा। और आज का ये कुक्कुट विज्ञान संगठन सम्मेलन एवं राष्ट्रीय संगोष्ठी का सफल आयोजन आपने किया है, इसके लिए आप सबको मैं बहुत बहुत बधाई देती हूँ। धन्यवाद। तो अभी आपने देखा इस 3 दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन एवं संगोष्ठी का उद्घाटन सत्र। मुझे पूर्णतः विश्वास है कि हमारे किसान भाइयों को ये एक व्यवसाय के रूप में लाभकारी सिद्ध होगा। नमस्कार।